आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्विट्जरलैंड के संविधान से संबंधित बातें, अर्थात स्विस संविधान की विशेषताएं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, किसी भी देश के संविधान को ठीक से समझना हो तो सबसे पहले उसकी मुख्य मुख्य बातें हमारी समझ में आनी चाहिए। उसके बाद में हम उस संविधान को, उस देश की राज्य व्यवस्था को ठीक से समझ सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं किसकी, स्विट्जरलैंड या स्विस संविधान की विशेषताएं। अब ध्यान दें, हम सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो, वास्तविक रूप में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के आपसी संबंधों के आधार पर मुख्यतः दो प्रकार की प्रणालियां उभर कर सामने आती हैं। एक संसदात्मक शासन प्रणाली, दूसरा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, जहां पर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का घनिष्ठ संबंध होता है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से ही होता है और इन दोनों का ही कार्यकाल अस्थायी होता है। वो होती है संसदात्मक शासन प्रणाली। एक मॉडल तो ये होता है, एक प्रतिमान तो ये होता है। और एक प्रतिमान क्या होता है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से घनिष्ठ रूप में संबंधित नहीं होती हैं। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। इसी के साथ में कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से नहीं निकलती है, बल्कि प्रत्यक्ष से इनका चुनाव कराया जाता है। जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत दो मॉडल हो गए, संसदात्मक शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। मगर स्विट्जरलैंड के अंतर्गत ये निरालापन होगा, अर्थात यहाँ वास्तव में इन दोनों का समन्वय किया गया है। कैसे, हम आपको इन बिंदुओं के आधार पर समझाएंगे। दूसरी बात कि वास्तविक रूप में स्विट्जरलैंड राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए हम कहेंगे कि इस देश के संविधान को समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वास्तव में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहा जाता है इसे। किसको? स्विट्जरलैंड को। अर्थात प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के प्रयोगों की राजनीतिक प्रयोगशाला कहा जाता है इसे। किसे? स्विट्जरलैंड को। इसलिए हम स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताओं को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इससे संबंधित भी आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कोई भी देश हो भाई, उसका संविधान या तो लिखित होता है या अलिखित होता है। तो ब्रिटेन का संविधान क्या है? अलिखित है। ठीक है, दुनिया का सबसे पहला संविधान माना जाता है। मगर अलिखित लिखित संविधान की बात आए तो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान सबसे पहला लिखित संविधान है। अब स्विट्जरलैंड का संविधान में क्या है? निर्मित व लिखित संविधान है। भाई, ब्रिटेन किसे तुलना करते हैं तो निर्मित नहीं होगा, वो विकसित होगा। अमेरिका और भारत का निर्मित भी है और लिखित भी है। तो स्विट्जरलैंड का संविधान क्या है? निर्मित व लिखित संविधान है। ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। अब इससे संबंधित कितने प्रश्न बनते हैं? देखो, स्विट्जरलैंड का संविधान वास्तविक रूप में हम देखें तो 1874 में बना था, 1874 में। लेकिन वास्तविक रूप में इस संविधान में काफी संशोधन हो गए हैं और अब जो स्विट्जरलैंड का नया संविधान है वो 1 जनवरी 2000 से लागू हुआ है। कब से? 1 जनवरी 2000 से लागू हुआ है। स्विट्जरलैंड का नया संविधान कब से लागू हुआ है? 1 जनवरी 2000 से। तो हमें इसी बात को ध्यान में रखते हुए संविधान को समझना है। अब वर्तमान जो संविधान है, क्या कह रहा हूं, वर्तमान जो संविधान है 1 जनवरी 2000 का, उस संविधान में 196 आर्टिकल है, 196 अनुच्छेद है, 4 अध्याय है और प्रस्तावना है। क्लियर? 196 अनुच्छेद, 4 अध्याय और एक प्रस्तावना। जैसा कि सभी संविधानों में किसी न किसी रूप में प्रस्तावना होती है। प्रस्तावना, भूमिका, उद्देशिका। प्रस्तावना के अंतर्गत वास्तविक रूप में उस संविधान के आदर्श, उद्देश्य, मूल्य होते हैं। ठीक है, जैसा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत वास्तविक रूप में हमारे मूल्य और आदर्श हैं। क्या है? मूल्य और आदर्शों का उल्लेख किया जाता है। तो 196 अनुच्छेद है। ध्यान रखें, कितने अनुच्छेद हैं? 196। दूसरा जो इसका लक्षण है वो क्या है? कठोर संविधान। मैंने आपको समझाया था पिछली वीडियो में भी कि किसी भी देश का संविधान हो, भाई संविधान में संशोधन की पद्धति के आधार पर 2 प्रकार का संविधान होता है, लचीला संविधान और कठोर संविधान। जैसे ब्रिटेन का संविधान लचीला है। क्यों है लचीला? क्योंकि ब्रिटेन में सामान्य और साधारण
अर्थात सामान्य, साधारण और संवैधानिक कानूनों को, क्या, सामान्य कानून और संवैधानिक कानूनों को बनाने की प्रक्रिया एक जैसी है। और जब सामान्य कानून और संवैधानिक कानूनों को बनाने की प्रक्रिया अलग अलग हो तो वहां पर क्या होता है, कठोर संविधान होता है। तो स्विट्जरलैंड का संविधान कैसे, कठोर संविधान है। कैसे है कठोर, ध्यान दें, हालांकि इतना कठोर नहीं है जितना कि संयुक्त राज्य अमेरिका का है। क्या, जितना कि संयुक्त राज्य अमेरिका का है। तो यहाँ सबसे पहले क्या होता है, संविधान में संशोधन के लिए वैसे हम अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन यहाँ एक बिंदु के रूप में समझा रहे हैं कि दोनों सदनों द्वारा, क्या, दोनों सदनों द्वारा संविधान संशोधन का जो प्रस्ताव है पारित तो सबसे पहले तो दोनों सदन कौन से, दो सदन के नाम क्या है, प्रतिनिधि सदन और सीनेट। क्या, प्रतिनिधि सदन और सीनेट। तो यहाँ प्रश्न बन रहा है, स्विट्जरलैंड के संघीय संसद के दो सदनों के नाम, संघीय संसद वहां की व्यवस्थापिका का नाम है, वहां की व्यवस्थापिका का क्या नाम है, संघीय संसद। तो संघीय संसद के दो सदनों के नाम क्या हो गए, प्रतिनिधि सदन और सीनेट। तो सबसे पहले दोनों सदनों के द्वारा वह प्रस्ताव पारित हो, उसके बाद मतदाताओं, ध्यान दें ये अमेरिका में भी नहीं है, भारत में भी नहीं है, मतदाताओं तथा कैंटनों का बहुमत मिलना चाहिए, उसके बाद में संविधान में संशोधन होगा, अन्यथा संविधान में संशोधन नहीं होगा। कैंटनों का बहुमत, कैंटन क्या है, कैंटन स्विट्जरलैंड में जो प्रांत हैं उन प्रांतों को, इकाइयों को कैंटन कहा जाता है। जैसे हमारे भारत में जो राज्य हैं, ठीक है, हमारे भारत में जो राज्य है, हालांकि वास्तविक रूप में ये प्रांत हैं, इकाइयां हैं, संघ की इकाइयां हैं। तो स्विट्जरलैंड में कैंटन किसको कहते हैं, वहां के जो राज्य हैं उनको कैंटन कहा जाता है। तो ये प्रक्रिया है, दोनों सदनों के द्वारा संविधान संशोधन का प्रस्ताव पारित हो, उसके बाद मतदाताओं और कैंटनों का बहुमत मिलना चाहिए, तो ये संविधान में संशोधन होगा, अन्यथा संशोधन नहीं होगा। तो मूल बात यहाँ ध्यान रखेंगे, मतदाताओं, अर्थात यह एग्जाम प्रश्न पूछा जाता है कि किस देश के संविधान में संशोधन के लिए मतदाताओं की स्वीकृति आवश्यक है, स्विट्जरलैंड। कहाँ, स्विट्जरलैंड। क्यों, क्योंकि वहां पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है भाई, आज भी स्विट्जरलैंड की 5 कैंटन में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। कैसे, आगे बताएंगे हम आपको, ध्यान दें। तीसरा लक्षण क्या है, संघात्मक शासन प्रणाली। वहां भाई यहां प्रश्न बन रहा है कि संघात्मक शासन प्रणाली क्या है, जब किसी देश के संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है तो संघात्मक शासन प्रणाली कहलाती है। तो स्विट्जरलैंड में क्या है, संघात्मक शासन प्रणाली, परंतु स्विट्जरलैंड में संघात्मक शासन प्रणाली उस प्रकार की नहीं है जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत में है। इनसे कुछ अलग है। कैसे, क्योंकि वास्तविक रूप में यहाँ पर जो न्यायपालिका है वो संघात्मकता की रक्षा नहीं करती है, जबकि भारत में, अमेरिका में रक्षा करती है। कैसे, क्योंकि यहाँ कैंटनों ने संघ का निर्माण किया है, अर्थात संघ का निर्माण किसने किया है, कैंटनों ने। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है, हम संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक इस संविधान को निर्मित करते हैं, जबकि स्विट्जरलैंड में क्या लिखा हुआ है कि हम कैंटन के प्रभु सत्ताधारी संघ का निर्माण करते हैं। इसका मतलब है मुख्य कौन हो गया, कैंटन हो गया। इसलिए यहाँ पर जो संघात्मक शासन प्रणाली है भारत और अमेरिका से कुछ भिन्न है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ प्रश्न बन रहा है कि भाई एग्जाम पूछ लिया जाता है कितने कैंटन है वहां, मतलब कितने राज्य प्रांत हैं। तो स्विट्जरलैंड में क्या है, 20 पूर्ण कैंटन है, 6 अर्ध कैंटन है। नोट करें, 20 पूर्ण कैंटन है, 6 अर्ध कैंटन है। तो इसका मतलब ये एग्जाम प्रश्न पूछा जाता है कि पूर्ण और अर्ध कैंटन की संख्या कितनी है, 20 पूर्ण और 6 अर्ध। अब इन अर्ध को यदि पूर्ण किया जाए तो 3 हो जाएंगी। अब यहाँ एक प्रश्न बन रहा है कि स्विट्जरलैंड में पूर्ण कैंटन कितनी है, तो आप कहेंगे 23। ये 6 अर्ध हैं, इनको पूर्ण करेंगे तो 3 बन जाती है, तो 23 होगी। बाकी पूर्ण 20 और अर्ध 6 है। ये ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से, नेट में किसी न किसी पूछ लिया जाता है। अगला क्या है, गणतंत्रीय शासन प्रणाली स्विट्जरलैंड में। ठीक है, देखो वास्तविक रूप में गणतंत्रीय शासन प्रणाली किसको कहते हैं कि जब किसी देश का राज्याध्यक्ष निर्वाचित हो तो गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली कहलाती है। तो स्विट्जरलैंड के अंतर्गत जो राष्ट्रपति होता है वह निर्वाचित ही होता है। क्या होता है, वह निर्वाचित ही होता है। किसके द्वारा किया जाता है, वास्तविक रूप में संघीय संसद के द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है। संघीय संसद वहाँ की व्यवस्थापिका का नाम है। संघीय सभा हम कहें
वहाँ की जो कार्यपालिका उसका नाम है, मतलब संघीय परिषद। क्या? संघीय परिषद। अगला लक्षण क्या है? बहुल कार्यपालिका। सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ देखो, यदि ब्रिटेन ने दुनिया को संसदात्मक शासन प्रणाली दिया है, अमेरिका ने अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली दिया है, तो स्विट्जरलैंड ने दुनिया को बहुल कार्यपालिका दिया है। क्या? बहुल कार्यपालिका का प्रतिमान दिया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या कि निम्न में से किस देश के अंतर्गत बहुल कार्यपालिका पाई जाती है? तो आपका आंसर क्या होगा? स्विट्जरलैंड। अब बहुल कार्यपालिका क्या है समझे। देखो, जैसे संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं, एक नाममात्र का, दूसरा वास्तविक। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में एक ही प्रधान होता है, वही नाममात्र का, वही वास्तविक, वही अपने आप में पूर्ण होता है। परंतु स्विट्जरलैंड के अंतर्गत कार्यपालिका के 7 सदस्य होते हैं और सातों सदस्य शक्तियों की दृष्टि से पूर्णतया बराबर होते हैं। क्या होते हैं? शक्तियों की दृष्टि से पूर्णतया बराबर होते हैं। कहने भर के लिए इसका अध्यक्ष 1 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है, उस अध्यक्ष को राष्ट्रपति कहा जाता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है वहां पर? 1 वर्ष। और ये जो कार्यपालिका है, जो कार्यपालिका, इसका कार्यकाल कितना होगा? 4 वर्ष। ये प्रश्न बन रहा है यहाँ पर, कार्यपालिका का कार्यकाल कितना है? 4 वर्ष। मगर इसका जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति कहलाता है, इसका कार्यकाल कितना है? केवल 1 वर्ष। मतलब बारी बारी से अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनते हैं इसके। इन 7 सदस्यों में से ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कहलाते हैं। अर्थात शक्तियों की दृष्टि से इन 7 सदस्यों में कोई अंतर नहीं होता है, इसीलिए इसको बहुल कार्यपालिका कहा जाता है। केवल कहने भर के लिए इसका अध्यक्ष उपाध्यक्ष निर्वाचित होता है, और वो भी ये 7 सदस्यों में से बारी बारी से सब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बन जाते हैं, क्योंकि कार्यकाल इसका 4 वर्ष है। और जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है, इसका कार्यकाल 1 वर्ष ही होगा। ये ध्यान रखने की बात है। यहाँ पर गलती की जाती है, पूछ लिया जाता है कि स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, तो आंसर दिया जाता है 4। 9 राष्ट्रपति कार्यकाल केवल 1 वर्ष है। ये तो कार्यपालिका का कार्यकाल है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो वहां पर क्या है? बहुल कार्यपालिका है। क्लियर? 7 सदस्य शक्ति की दृष्टि से पूर्णतया बराबर है, इसलिए इसको बहुल कार्यपालिका कहा जाता है। अगला लक्षण प्रत्यक्ष लोकतंत्र। देखो भाई, ये तो क्लियर है कि स्विट्जरलैंड को वास्तविक रूप में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में वहां पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की व्यवस्था की गई। कैसे? जैसे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के जो मुख्य अभिकरण होते हैं वो 3 होते हैं: लोकसभाएं, जनमत संग्रह, आरंभक। लोकसभाएं, जनमत संग्रह और आरंभक। वास्तविक रूप में इनकी किसी न किसी रूप में व्यवस्था की गई है। जैसे लोकसभाएं हैं, इसकी व्यवस्था केवल केंद्र में की गई है, जबकि जनमत संग्रह और आरंभिक की व्यवस्था केंद्र और कैंटन दोनों के अंतर्गत की गई है। इससे संबंधित भी एग्जाम में किसी न किसी रूप में प्रश्न पूछा जाता है। मूल बात यहाँ ये है कि वास्तविक रूप में वहाँ पर जनता को किसी न किसी रूप में कानून निर्माण के अंतर्गत अपनी भूमिका निभानी पड़ती है। हम ये कह सकते हैं कि वहाँ जैसे लोकसभाएं उसी रूप में कार्य करती हैं जिस तरह से व्यवस्थापिकाएं करती हैं। और वहाँ पर यदि वास्तविक रूप में देखा जाए तो कानूनों को जनता से किसी न किसी रूप में मतदान करवाया जाता है। इसी के साथ में जनता को किसी न किसी रूप में कानूनों का मसौदा तैयार करने के लिए भी अधिकार दिए जाते हैं। अर्थात वहाँ लोकसभाएं, जनमत संग्रह और आरंभिक की व्यवस्थाएं की गई हैं। अतः हम कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 3 उपकरण कौन से हुए? लोकसभाएं, आरंभक और जनमत संग्रह। इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। अगला, निराली संसदीय व्यवस्था। मैंने आपको पहले समझाई थी कि बात, निराली संसदीय व्यवस्था कैसे। देखो, यहाँ वास्तविक रूप में जो कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी तो होगी, मगर जो व्यवस्थापिका है वो कार्यपालिका के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती। इसका मतलब दोनों के लक्षण मौजूद हैं यहाँ, संसदात्मक शासन प्रणाली का भी और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का भी। इसलिए यहाँ क्या है? निराली संसदीय व्यवस्था है। अगली क्या बात है? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, निराली व्यवस्थापिका। निराली व्यवस्थापिका क्यों है? क्योंकि वास्तविक रूप में यहाँ की व्यवस्थापिका का नाम तो क्या होगा? संघीय संसद। कार्यपालिका का नाम क्या है? संघीय परिषद। तो वहां पर जो व्यवस्थापिका है भैया तो क्लियर है, द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, 2 सदन है, प्रतिनिधि सदन और सीनेट। मगर पूरी दुनिया में स्विट्जरलैंड की व्यवस्थापिका ही ऐसी है
जिसके दोनों सदन शक्तियों की दृष्टि से पूर्णतया समान है, किसी भी दृष्टि से कोई अंतर नहीं है, मतलब शक्तियों की दृष्टि से पूर्णतया समान है। किसी भी विधेयक को पारित करना है तो दोनों के द्वारा पारित होना अति आवश्यक है, और कोई भी विधेयक को दोनों में से किसी सदन के सामने पहले प्रस्तुत किया जा सकता है, किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। इसलिए निराली व्यवस्थापिका है स्विट्जरलैंड की। क्या निराली व्यवस्थापिका? क्यों? क्योंकि वहाँ पूरी दुनिया में हम देखें तो प्रतिनिधि सदन और सीनेट शक्तियों की दृष्टि से पूर्णतया बराबर है, इसलिए निराली व्यवस्थापिका है। अमेरिका में देखें तो ऐसा नहीं है, भारत में देखें ऐसा नहीं है, ब्रिटेन में देखें तो भी ऐसा नहीं है। हमारे भारत में लोकसभा शक्तिशाली है, ब्रिटेन में कौन सा सदन शक्तिशाली है? लोक सदन है। इसी के साथ अमेरिका में सीनेट शक्तिशाली दूसरा सदन, ब्रिटेन में लॉर्डसभा बिल्कुल शक्तिहीन है। ठीक है, हमारे भारत की बात करें तो राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा की बनिस्पत कम है, परंतु स्विट्जरलैंड में दोनों की शक्तियां बराबर है, इसलिए निराली व्यवस्थापिका कहलाती है। अगला, न्यायपालिका की दुर्बल स्थिति, मतलब वहाँ वास्तविक रूप में न्यायपालिका की स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं है जितनी कि भारत और अमेरिका में। कैसे? क्योंकि वहाँ वास्तविक रूप में यदि वहाँ की संघीय संसद के द्वारा, मतलब व्यवस्थापिका के द्वारा कोई भी कानून बनाया जाता है, चाहे वह संविधान के विरुद्ध ही क्यों ना हो, तो उसको न्यायपालिका अवैध घोषित नहीं कर सकती। हाँ, कैंटेन द्वारा बनाए हुए कानून की बात आए, वो संविधान के विरुद्ध है तो उनको अवैध घोषित कर सकती है, परंतु संघीय स्तर पर यदि कोई कानून ऐसा बनाया जाता है तो न्यायपालिका उसका अवैध घोषित नहीं कर सकती है, इसलिए वहां पर न्यायपालिका की जो स्थिति बिल्कुल कमजोर है। अब यहाँ देखने की बात है, ठीक है न्यायपालिका की स्थिति कमजोर है, परंतु ये कार्य वास्तविक रूप में वहां पर कौन करती है कि संविधान यदि गलत कानून बना रहा है तो वास्तविक रूप में उसकी जो रक्षा संबंधित कार्य किया जाएगा, वास्तव में वहाँ जनमत संग्रह है तो जनता के द्वारा किया जाता है, और स्वयं संघीय संसद ये कार्य देखती है। कौन देखती है? संघीय संसद ये कार्य देखती है। अर्थात स्विट्जरलैंड के अंतर्गत न्यायपालिका का जो न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित कार्य वह संघीय संसद के द्वारा किया जाता है। ये ध्यान रखने की बात है, किसके द्वारा? संघीय संसद के द्वारा किया जाता है, इसलिए वहाँ न्यायपालिका की कमजोर स्थिति है। परंतु ध्यान रखेंगे संघीय स्तर पर इसको अधिकार नहीं है, जबकि कैंटेनों के स्तर पर यह वास्तविक रूप में संविधान के अनुरूप कानून नहीं है तो उनका अवैध घोषित कर सकती है, जबकि संघीय स्तर पर अवैध घोषित नहीं कर सकती है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला, कैंटेनों की स्वायत्तता, क्लियर बात है, अर्थात वास्तविक रूप में स्विट्जरलैंड के अंतर्गत कैंटेनों के अपने अपने संविधान है और ये चाहें तो संघ से अलग भी हो सकते हैं, इसलिए वहां पर कैंटेनों की स्वायत्तता को स्वीकार किया गया है, जबकि हमारे भारत के अंतर्गत ऐसा नहीं है। अगली बात, गतिशील संविधान है। स्विट्जरलैंड का जो संविधान है वो गतिशील है। गतिशील इसलिए क्योंकि 1874 में जो संविधान बना था वास्तविक रूप में आज हम देखते हैं जो कि नया संविधान 1 जनवरी 2000 से लागू हुआ है, तो समय और परिस्थिति के हिसाब से उसमें परिवर्तन कर लिया गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि स्विट्जरलैंड का जो संविधान है वो कैसे गतिशील संविधान है। अगली बात कीजिएगा, देखो मैं इसमें ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं ज़्यादा से ज़्यादा बताने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आपके इस संविधान के अंतर्गत एक ही बात छूटे नहीं। अगला क्या है? सेना का प्रावधान किया गया है नए संविधान। ध्यान देंगे, पुराने संविधान में 1874 वाले संविधान में सेना का प्रावधान नहीं था, जबकि नया संविधान जो 1 जनवरी 2000 से लागू है उसके अंतर्गत सेना का प्रावधान किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये परीक्षा के अंदर इसमें किसी में पूछा जाता है कि क्या स्विट्जरलैंड के पुराने संविधान में सेना का प्रावधान था? जी नहीं। और क्या स्विट्जरलैंड के नए संविधान में सेना का प्रावधान है? जी हाँ, इसमें प्रावधान है। अगला, उदार संविधान, बिल्कुल क्लियर बात है। स्विट्जरलैंड का जो संविधान उदार संविधान है। देखो वैसे भी देखा जाए तो वहां पर हम ये कहेंगे जॉन लॉक और रूसो का प्रभाव किस रूप में पड़ा है, तो वहां व्यक्ति की स्वतंत्रता को विशेष बल दिया गया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वहां का जो संविधान है उदार संविधान है। अगला लक्षण क्या है? धर्मनिरपेक्ष संविधान। स्विट्जरलैंड का संविधान क्या है? धर्मनिरपेक्ष संविधान है। वास्तविक रूप में राज्य सरकार के द्वारा किसी धर्म विशेष को कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती है। राज्य की दृष्टि में, सरकार की दृष्टि में सभी धर्म बिल्कुल समान है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। ये हो गया। अब अगला जो लक्षण आता है, ध्यान दीजिएगा, हमने ये बिंदु अलग से बनाने का प्रयास किया आपके लिए, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। मैंने आपको पहले समझाया था, पिछली वीडियो में बताया था कि किसी भी देश की व्यवस्थापिका को समझना हो तो सबसे पहले ये देखिएगा कि वहाँ की जो व्यवस्थापिका है उसकी संरचना कैसी है, वह एक सदनीय या द्विसदनीय है। तो हम देखते हैं कि स्विट्जरलैंड के अंतर्गत द्विसदनीय
व्यवस्थापिका के सिद्धांत को अपनाया गया है। क्या? द्विसदनीय व्यवस्थापिका के सिद्धांत को अपनाया गया है। जैसे दो सदनों के नाम क्या है? प्रतिनिधि सदन और सीनेट। क्लियर भाई? स्विट्जरलैंड में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, भारत में भी द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, ब्रिटेन में भी द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। तो कहने का मेरा भावार्थ ये है, हम चीन की बात करते हैं, चीन के अंतर्गत एक सदनीय व्यवस्थापिका है, तो हमें इस बात का भी मालूम होना चाहिए वहाँ पर एक सदन या दो सदन है। ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि स्विट्जरलैंड में एक सदनीय व्यवस्थापिका है, द्विसदनीय। तो क्या है? द्विसदनीय व्यवस्थापिका। दो सदनों के नाम क्लियर हो गए? प्रतिनिधि सदन और सीनेट। क्लियर? अगली बात देखें, बहुदलीय प्रणाली। हाँ, आप पार्टी सिस्टम के आधार पर भी किसी भी देश के संविधान को समझ सकते हैं। मैं तो ये कह सकता हूँ कि वास्तविक रूप पार्टी सिस्टम में यदि व्यवस्था उपागम का प्रयोग किया जाए तो पूरी संविधान को आसानी समझा जा सकता है। ये सब बातें इंक्लूड हो जाएंगी इसके अंतर्गत। तो पार्टी सिस्टम कैसा है स्विट्जरलैंड में? बहुदलीय प्रणाली है वहाँ पर। क्या है? बहुदलीय। पार्टी सिस्टम मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय। नोट करें, एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय। हालांकि यहाँ पर एलन बाल ऐसे फाइनर का वर्गीकरण देखें तो इसमें कितने प्रकार की प्रणालियों का जिक्र किया गया है, मगर हम मोटे रूप में ये बात बता रहे हैं। अब ये दल प्रणाली के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, तो इसके अंतर्गत आप पाएंगे कि वास्तविक रूप में एलन बाल ने कितने रूप बताए हैं इसके। यहाँ तो आप सामान्य रूप में लेंगे कि स्विट्जरलैंड में क्या है? बहुदलीय प्रणाली है, मतलब वहाँ 10 से 15 के लगभग राजनीतिक दल हैं। वास्तविक रूप में राजनीति में प्रतियोगी होते हैं वो। ठीक है। और भाई अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसका कि विद्यार्थियों को ज्ञान नहीं होता है, और हमने देखा है कि वास्तविक रूप में महाविद्यालयों के अंतर्गत विद्यार्थियों की बातें नहीं बताई जाती हैं। मैंने अपने 25 वर्ष के अनुभव में विशेषकर देखा है कि जो विद्यार्थी वास्तव में राजनीति विज्ञान से एमए कर चुके होते हैं उनको भी नहीं मालूम होता है कि स्विट्जरलैंड में नागरिकता कैसी है। वो यही मानते हैं या तो इकहरी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है। ठीक है। यहाँ कुछ निरालापन है। क्या निरालापन है स्विट्जरलैंड में? कि यहाँ तिहरी नागरिकता है, 3 प्रकार की नागरिकता है। तिहरी नागरिकता है। देखो, भारत में देखते हैं तिहरी नागरिकता है, अमेरिका में देखते हैं दोहरी नागरिकता है, लेकिन स्विट्जरलैंड में क्या है? तिहरी नागरिकता है। वहां पर क्या 3 नागरिकताएं होंगी, एक तो संघ की, नोट करें, एक संघ की, दूसरी कैंटोनों की, और तीसरी नगर पालिका की। फिर से बता रहा हूं, तिहरी नागरिकता का प्रावधान है वहां, एक संघ की मतलब केंद्र की, दूसरा कैंटन की मतलब राज्य की, प्रांत की, तीसरा नगर पालिका की। अर्थात संघ, क्या? संघ या केंद्र, राज्य मतलब कैंटन, और नगर पालिका अर्थात केंद्र, कैंटन और नगर पालिका, 3 नागरिकताएं होंगी। तो वहां पर कितनी नागरिकता का प्रावधान है? तिहरी नागरिकता। कंपटीशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि निम्न में से किस देश के अंतर्गत तिहरी नागरिकता का प्रावधान है। आपका आंसर क्या होगा? स्विट्जरलैंड। क्लियर? तो ये हो गया आपका स्विट्जरलैंड के पॉलिटिकल सिस्टम की मुख्य मुख्य बातें। अब इसके बाद में हम अलग से स्विट्जरलैंड की एक एक बात को, एक एक संरचना को, एक एक संरचना के प्रकार्य को ठीक से समझाने का प्रयास करेंगे। अर्थात मेरा मुख्य बल यही होगा कि मैं संरचनात्मक प्रकार्यात्मक आधार पर सभी देशों की राज्य व्यवस्थाओं को समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे कि मेरे विद्यार्थियों को राजनीति विज्ञान में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। इसलिए मैं सबसे पहले, चाहे कोई भी देश क्यों ना हो, उसकी जो राज्य व्यवस्था है उसमें मूल जो उसकी संरचना है, उस संरचना को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इसके बाद में प्रकार्य की दृष्टि से अलग अलग संरचना के लिए हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे। ठीक है। तो यहाँ ध्यान दें, यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी के साथ में हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अगली जो हमारी वीडियो हो यह ठीक से आपको मालूम हो सके कि किस अवधारणा के ऊपर हमने